नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। चार बड़ी खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को और उसकी सहायक फर्मों से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के मसले पर राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। तीसरी बड़ी खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने अपना टारगेट सेट कर दिया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार इस बार चैत्र नवरात्रि पर पूरे यूपी में विशेष पूजा पाठ कराएगी। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। तो रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और उसकी सहायक फर्मों से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने का केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि केंद्र ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए डाउ केमिकल्स से 7800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुए इस हादसे में 3700 लोग मारे गए थे। केंद्र सरकार ने इस राशि की मांग यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को खरीदने वाली फर्म डाउ केमिकल से की थी। गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने पीड़ितों को $470 मिलियन का मुआवजा दिया था। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और ज्यादा मुआवजे का बोझ नहीं डाला जा सकता। न जाने सरकार ने 2 दशकों तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। पीड़ितों को नुकसान की तुलना में करीब 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है। अगर ये केस दोबारा खोला जाता है तो यह यूनियन कार्बाइड के लिए ही फायदेमंद होगा, जबकि पीड़ितों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि यूनियन कार्बाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष जो है वो खारिज कर दिया है, उनके पिटीशन को खारिज कर दिया है, उनकी याचिका खारिज कर दी है। और उसका कहना है कि पता नहीं क्यों 2 दशक हो गए लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दी कि मुआवजे जो दिए गए हैं वो मुआवजा नुकसान से 6 गुना ज़्यादा है। अगर इस केस को पुनः खोला गया, इसे पुनः से फिर से देखा गया, तो इससे जो लाभार्थी हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जो है ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और उसकी सहायक फर्मों से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए डाउ केमिकल्स से 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1984 में 2 या 3 दिसंबर की रात को हुए हादसे में 3700 लोग मारे गए थे। केंद्र सरकार ने इस राशि की मांग यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को खरीदने वाली फर्म डाउ केमिकल से की थी। गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने पीड़ितों को $470 मिलियन का मुआवजा दिया था। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन पर और ज्यादा मुआवजे का बोझ नहीं डाला जा सकता। न जाने सरकार ने 2 दशक तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। पीड़ितों को नुकसान की तुलना में करीब 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है। अगर ये केस दोबारा खोला जाता है तो यह यूनियन कार्बाइड के लिए फायदेमंद होगा, जबकि पीड़ितों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो सीधे सीधे एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से साफ साफ कहा है कि जो मुआवजा पहले दिया जा चुका है वो नुकसान से 6 गुना ज़्यादा है। अगर पुनः इस यूनियन कार्बाइड के लिए अगर केस दोबारा खोला जाता है तो यूनियन कार्बाइड के लिए यह फायदेमंद साबित होगा और पीड़ितों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसलिए इसे ना खोला जाए और केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए डाउ केमिकल से 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की केंद्र सरकार ने मांग की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार AL द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी द्विवेदी साहब, जैसा कि अभी
भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जो खबरें आ रही हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है और यह कहते हुए कि जो मुआवजा दिया गया है पीड़ितों को वो 6 गुना ज्यादा है। अगर इस केस को पुनः रीओपन किया गया तो इससे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को फायदा हो सकता है और पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, मामला है बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इस पर केंद्र सरकार की जो याचिका थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों को मुआवजा दिया गया था उसके आधार पर जो बताया गया है कि उनको अधिक मुआवजा दिया गया है, लेकिन अतिरिक्त 7,844 करोड़ की जो रुपए मांग करने की याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है इसमें कहीं ना कहीं जो मुआवजा था वह ज्यादा दिया जा चुका है और इसको लेकर के एक 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है, संविधान पीठ होती है, इस पर जो है उन्होंने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना थे, जस्टिस अभय एस ओका थे, जस्टिस विक्रमनाथ थे, जस्टिस जेके महेश्वर आदि थे और जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली ये बेंच थी, जिसमें पूरी तरीके से सभी निर्णयों को, सभी विवादों को देखते हुए ही यह याचिका खारिज की गई है। जी, अगर जो ये याचिका खारिज की गई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि पीड़ितों को इस से संतुष्टि होगी, क्योंकि पीड़ित लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है तो पीड़ितों को तो बहुत धक्का लगा है। जी, निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि उसमें कई ऐसे लोग थे जिनको आज भी स्वास्थ्य के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए वह भी आज भी जतन कर रहे हैं और उनका ऐसा मानना था कि शायद अगर मुआवजा रिवाइज्ड होता है तो शायद उनको कुछ जो रुपए हैं वह मिल पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से याचिका का खारिज होना उनके लिए एक बहुत ही दुखद खबर लेकर ही आया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर ये मुआवजे की राशि बढ़ती है या रिव्यू पिटीशन जो क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई थी और उस पर अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो निश्चित तौर पर उनको फायदा मिलेगा। लेकिन जहां पर जब ये जो गैस कांड हुआ था 1984 में, तो इस हादसे में करीब 3,787 लोग मारे गए थे और बहुत ही भयावह नजारा हुआ था, जिसमें यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने पीड़ितों को उस समय $470 मिलियन का मुआवजा दिया था, लेकिन पीड़ितों का ये कहना था कि ये जो मुआवजा उस समय का था ये काफी कम था और आज भी उनको मूलभूत सुविधाएं उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई थी, लेकिन जिस प्रकार से आज जो याचिका खारिज हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उनको ये एक खबर जो है उनके लिए फायदेमंद खबर नहीं साबित हुई। जी, ये फायदेमंद खबर नहीं साबित हुई, लेकिन एक सवाल और उठता है कि जब इतनी संख्या में लोग मारे गए और इतने पीड़ित हैं तो सवाल यह उठता है कि क्या सभी को मुआवजा दे दिया गया होगा? क्या कुछ लोग छूटे नहीं होंगे? ये भी तो प्रश्न उठता है। अगर छूटे हुए कुछ लोग हों तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कुछ कहा है? नहीं, देखिए, ये जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई थी, क्यूरेटिव याचिका जो लगाई गई थी, ये एक तरह से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपए मांगने की याचिका लगाई गई थी जी। उनका ऐसा कहना था कि जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसमें अभी उनको और उनके जीवन को उत्थान करने के लिए अभी और रुपयों की आवश्यकता है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो क्यूरेटिव याचिका लगाई गई थी ये 5 जजों की संविधान पीठ के पक्ष में रखी गई थी और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो इसमें सरकार अपना पक्ष नहीं दे पाई या फिर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा मुझे लगता है, उनका ऐसा मानना होगा कि शायद जो लोग प्रताड़ित या जो लोग पीड़ित होंगे उनको इस मुआवजे की राशि उनको मिल गई होगी, तो इसलिए अब अतिरिक्त मुआवजा किसी भी रूप में नहीं दिया जाना हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें उन्होंने इसलिए याचिका को ये खारिज किया है, क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें जब यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी उस समय ही 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब करीब निपटान के समय ही 715 करोड़ रुपए उस जमाने का दे दिया गया था त्वरित में। तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया गया था और कोशिश की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुआवजे की राशि को ग्रहण कर सकें। तो अब ये अतिरिक्त जो मांग थी ये किन लोगों के लिए थी, क्या थी, ये सब एक जांच का विषय है। जी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए द्विवेदी जी। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो क्यूरेटिव पिटीशन थी भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि पीड़ितों को 6 गुना ज़्यादा मुआवजा मिल गया है और सरकार को इसे 2 दशक पहले ही ध्यान दे लेना चाहिए। अब रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के मसले पर राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। गहलोत सरकार ने किरोड़ी लाल मीणा को आतंकी कहा तो बीजेपी ने कहा कि वीरांगनाओं से बदसलूकी और बीजेपी सांसदों से अभद्रता से पार्टी डरेगी नहीं। बीजेपी ने राज्य विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। इस बीच गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा को आतंकी बता दिया, जिस पर हंगामा हो गया। धारीवाल यही नहीं रुके, वीरांगना मंजू जाट को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया। कहा कि शादीशुदा देवर के साथ नाते चली गईं और अब नौकरी की मांग कर रही हैं। वहीं बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि धारीवाल सठिया गए हैं। पहले भी धारीवाल ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान दिया था। तो राजस्थान विधानसभा में वीरांगना मंजू जाट का मामला गूंज रहा है और ये कहा जा सकता है कि ये मंजू जाट का जो मामला था उसको लेकर के तमाम तरह से बयान दिए गए हैं। देखिए, कभी राहुल गांधी जी चाइना की तारीफ करते हैं, कभी राहुल गांधी जी पाकिस्तान की तारीफ करने लग जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी और इनकी पूरी पार्टी, ये सेना का अपमान है, ये शहादत का अपमान राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कर रही है, वीरांगनाओं का अपमान कांग्रेस की सरकार कर रही है। और कल का स्टेटमेंट इनका इस बात को पुष्टि करता है कि ये शहीदों के भी खिलाफ है, ये सैनिकों के खिलाफ है, ये सेना के खिलाफ है और ये देश में कुर्बानी देने वाले लोगों के खिलाफ है। सेना पर जो आदमी सवाल खड़ा करता हो, वो व्यक्ति जो हंसते हंसते तिरंगे में लिपट कर अपनी जान दे देते हैं, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए, हम सब लोगों की आजादी के लिए अपनी जान दे देते हैं, उन पर सवाल खड़ा करना, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन हो गया है और रंधावा जी मानसिक दिवालियापन के प्रमुख नेता साबित होंगे। मैं आपको दावे करता हूं। जिस देवर ऑलरेडी ये रोहतास लामा का देवर तो ऑलरेडी मैरिड था, जिससे 2 बच्चे हैं, और फिर वो नाते चली गई उनके। अब नाते चल के कहती है कि मेरे देवर को दो नौकरी। वाह भाई वाह, अच्छा अजीब तमाशा है। देवर को नौकरी दो, कहीं वो है? तो राजस्थान विधानसभा में इस तरह से बयान दिए गए शांति धारीवाल द्वारा, जो मंत्री हैं उनके द्वारा ऐसे बयान दिए गए कि मंजू जाट जो वीरांगना हैं उनके नौकरी के सवाल पर ये बातें कही गई हैं। वास्तव में ये इन बातों को लेकर राजस्थान की राजनीति गर्म है। उन्होंने कहा है कि वीरांगना मंजू जाट जो कि अपने देवर के साथ नाते चली गईं और अब नौकरी की मांग कर रही हैं। वास्तव में इनका बयान शर्मनाक बताया जा सकता है और बीजेपी इनके बयान को शर्मनाक बता रही है और ये कह रही है कि वास्तव में इनको इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें कहने से अगर जो बीजेपी डरने वाली नहीं है, इनके अभद्रता से बीजेपी डरने वाली नहीं है, वो लगातार मुद्दों को उठाती रहेगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस तरह के अगर मंत्री इस तरह के विधानसभा में इस तरह के बयान देते रहेंगे तो वास्तव में यह जो हमारी सेना है इसके लिए भी बड़ा ही शर्म की बात है कि इस तरह के बयान कोई मंत्री दे रहा है किसी वीरांगना के लिए। यह कभी भी नहीं होना चाहिए। हालांकि नौकरी की मांग कर रही हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर जो वो इस अनुकंपा नौकरी क्या जो भी इनके पक्ष होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाती हैं तो इन्हें नौकरी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह के बयान देना वास्तव में सही नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के मसले पर राजस्थान विधानसभा में इसी बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। गहलोत सरकार ने किरोड़ी लाल मीणा को आतंकी कहा है तो बीजेपी ने कहा है कि वीरांगनाओं से बदसलूकी और बीजेपी सांसदों से अभद्रता पर पार्टी डरेगी नहीं। बीजेपी ने राज्य विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। इस बीच गहलोत सरकार के मंत्री, जैसा कि अभी आपने सुना, गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पहले तो किरोड़ी लाल मीणा को आतंकी कहा और उसके बाद इन्होंने वीरांगना मंजू जाट को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया और कहा कि वे शादीशुदा देवर के साथ नाते चली गईं और अब नौकरी की मांग कर रही हैं। यह बीजेपी विधायक अशोक लोहाटी ने कहा कि धारीवाल सठिया गए हैं।
पहले भी धारीवाल ने गैर जिम्मेदार तरीके से बयान दिया था। तो इस तरह के जो मंत्री हैं, इन्होंने इस तरह के जो बयान दिए हैं, वास्तव में यह किसी भी मायने में सही नहीं कहा जा सकता। इनको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि बीजेपी ये कह रही है कि शांति धारीवाल सठिया गए हैं। हालांकि अगर जो इस तरह के बयान आते हैं तो इसे कंडम किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि अगर जो हम शहीदों का सम्मान कर रहे हैं तो उनके परिवार वालों को भी सम्मान देना होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपेंद्र, हम जानना चाहेंगे कि ये मंजू जाट वीरांगना वाला जो मामला है विधानसभा में उठ चुका है और उस पर शांति धारीवाल जैसे मंत्री ने बड़ा ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जी, इसको लेकर राजनीति गर्म है। क्या राजस्थान के गलियारों में कैसी राजनीति चल रही है इस बयान को लेकर? जी देवेंद्र जी, बताना चाहूंगा कि इस समय राजस्थान की जो राजनीति है वो काफी उबाल पर है और बयानों को लेकर शायद ये जो वर्ष है, चुनावी वर्ष है, इसके लिए जानी जाएगी। वीरांगनाओं का मुद्दा काफी दिनों से राजस्थान में चल रहा है, जिसे लेकर जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने वीरांगनाओं की आवाज बनकर इस मुद्दे को उठाया और लगातार आंदोलन पर वो रहे और उसके बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया, शहीद स्मारक पर धरना भी दिया और न जाने क्या क्या किरोड़ी लाल मीणा ने वीरांगनाओं के साथ जाकर उनको संबल देकर किया कि ये आपकी आवाज है, गहलोत सरकार काम नहीं कर रही है तो मैं मेरे आंदोलन को लेकर अडिग रहूंगा। इसके बाद जब आज विधानसभा में ये मुद्दा उठा तो इसे लेकर जो बयानबाजी की गई उसने सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया और प्रदेश की जनता ये देख रही है कि क्या हमारे जो जननेता हैं वो इस तरह के बयान देते हैं वीरांगनाओं को लेकर, इस तरह के बयान देते हैं नेताओं को लेकर। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर जब ये मुद्दा उठा वीरांगनाओं का तो कांग्रेस सरकार के सबसे दिग्गज मंत्री माने जाने वाले आपके शांति धारीवाल बयान देते हैं कि ये मुद्दा चल रहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने सीमाओं को तब लांघ दिया जब उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को आतंकी तक से संबोधित कर दिया। इसके अलावा वो यहाँ तक ही नहीं रुके, बहस चलती रही। अपने संबोधन में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वीरांगनाएं जो हैं वो किस आधार पर, उनका जो आशय था वो ये था कि वीरांगनाएं किस आधार पर नौकरी मांग रही हैं, अपना हक मांग रही हैं। जो शादीशुदा देवर के साथ नाते चली गई वो अब नौकरी मांग रही हैं, तो ये किस तरह का न्याय है, ये किस तरह का हक मांग रही है। जाहिर सी बात है कि इसको लेकर भाजपा की तरफ से जवाब आना था। तब भाजपा विधायक जयपुर सांगानेर के विधायक अशोक लाहोटी ने इसका खंडन किया पहले, उसके बाद उनके भी शब्द, उनके भी बोल बिगड़ गए और धारीवाल को उन्होंने कहा कि धारीवाल सठिया गए हैं। पहले भी धारीवाल ने मर्दों वाला बयान दिया था जिसे लेकर पूरे प्रदेश की महिलाओं में आक्रोश था, जब उन्होंने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और यहाँ पर दुष्कर्म की घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो उस बयान को आधार बनाकर अशोक लाहोटी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। लेकिन आज की जो राजनीति, तो गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार शांति धारीवाल के द्वारा दी जा रही है, जो कि सरकार की ही किरकिरी नहीं कर रही है, बशर्ते कि पूरे ही कांग्रेस को ही एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र नरूका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में राजनीति गर्म है और वीरांगना पर जो चर्चा विधानसभा में उठी थी उस पर मंत्री के बयान को लेकर भी और चर्चाएं चल रही हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। लंबे समय से कांग्रेस के गढ़ बने विधानसभा क्षेत्रों को जीतने के लिए बीजेपी ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। बीजेपी ने आकांक्षी विधानसभाओं यानी कि जो सीटें हारी हुई हैं उन्हें जीतने के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी है। मंगलवार 14 मार्च से बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस अभियान में बीजेपी ने उन क्षेत्रों के बूथों को टारगेट बनाया है जो कांग्रेस के गढ़ हैं। भोपाल,
उत्तर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपी है, तो राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजय वर्गीय बड़वाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भोपाल मध्य विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बीजेपी ने बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भोपाल के शाहपुरा से अपने बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही वी डी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। इसके पहले वी डी शर्मा ने हनुमान मंदिर पहुंचकर मारुति नंदन का आशीर्वाद लिया और उसके बाद से फिर बुलेट राजा की तर्ज पर यहां से सड़क मार्ग से निकल पड़े। माननीय अमित शाह जी का बूथ जीतने का जो संकल्प है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आना, 22 प्रकार के कामों के साथ बूथ को सशक्त बनाना और गरीब कल्याण की योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, उन योजनाओं से लाभान्वित जो लोग हैं हितग्राही, उनसे बूथ पर मिलना और अगर कोई इन योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए इंटाइटल है लेकिन वो लाभान्वित नहीं हुआ है, तो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनको जोड़ने का काम भी चलाया है। तो बूथ पर हम इस अभियान को भी लेंगे। तो गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदल रही हैं, उनका संपर्क का अभियान। भारतीय जनता पार्टी में नए नौजवान, व्यवस्थावादी सरकार आपके नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चल रही थी। हर गरीब के हक और अधिकार को छीन लिया था 15 महीने में, और 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे कमलनाथ जी, तब भी आप कुछ कह रहे थे। जनता ने आपको जवाब दे करके आईना दिखा दिया था। और जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं जनता आपको आईना दिखा देती है। नगर निगम में भी दिखाया, नगर पालिका में भी दिखाया, नगर परिषद में भी दिखाया, सरपंचों में भी दिखाया। चिंता मत करिए, 2023 भी आएगा, आपको और गहराई से आईना दिख जाएगा। कमलनाथ जी चिंता मत करिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे नजदीक आ जा रहा है, बीजेपी जो है अपनी चुनावी रणनीति बहुत तेजी से सेट कर रही है। अब बूथ विस्तारक योजना पार्ट 2 शुरू कर चुकी है, किसको क्या जिम्मेदारियां मिली? अभियान 2 आज लॉन्च हुआ है देवेंद्र जी, और निश्चित रूप से बीजेपी के जिस तरह से अभियान चलते हैं, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर लगातार अलग अलग अभियान बीजेपी चला रही है। बूथ विस्तारक अभियान 2 के माध्यम से 19 लाख से ज्यादा पन्ना प्रभारी बनाए जाएंगे। तो जो इस बात को समझना होगा कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट के जो पेज होते हैं, एक पेज में एक प्रभारी बनाया जाएगा, एक पन्ने में जो जितने वोटर, और वो वोटर लिस्ट की जितने भी नाम होंगे वो पन्ना प्रभारी उन पर फोकस करेगा। तो एक एक व्यक्ति पर फोकस करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता तैयार कर रही है। निश्चित रूप से जो 51% वोट प्रतिशत शेयर कर बढ़ाने की बात हो रही थी कि 51% वोट मिले, तो निश्चित तौर से जो योजनाएं हैं, पहले बूथ का पार्ट 1 शुरू किया, फिर ये बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 शुरू किया, तो निश्चित तौर से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बूथ तक अपना संगठन बीजेपी मजबूत कर रही है। और आने वाले 2023 के लिए कार्यकर्ता तैयार कर रही है, जिससे कि लोगों तक बीजेपी अपनी योजनाओं का जिस तरह से क्रियान्वयन हुआ है वो पहुंचा सके। देवेंद्र जी। जी कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले बीजेपी ने बूथ विस्तारक योजना फर्स्ट शुरू की थी और अब बूथ विस्तारक योजना 2 शुरू कर दी है, तो ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, बूथ विस्तारक 1 जब शुरू किया था तो उसमें जो बूथ हैं, जो मंडल हैं, वो कार्यकर्ता खड़े किए गए थे, पूरी इकाइयां बनाई गई थी, अब और त्रिनेत्र भी बनाए गए थे। अब इसके बाद अब जब बूथ विस्तारक अभियान 2 लॉन्च किया गया है, तो अब सिर्फ वोटर लिस्ट के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से एक एक कार्यकर्ताओं पर नजर रखी जाएगी और एक एक कार्यकर्ताओं को स्टैंड किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट के अनुसार ही वो अपना काम कर सकें, और सभी जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उन्हें जो बीजेपी की योजनाएं चलती हैं, वो चाहे केंद्र की योजनाएं हो चाहे प्रदेश की योजनाएं हो, उन योजनाओं की सही जानकारी दे सके। कई बार ऐसा होता है
की योजनाओं की जानकारी लोगों को कम पहुंचती है और बीजेपी अपना प्रचार नहीं कर पाती। लेकिन इस अभियान के माध्यम से जो पन्ना प्रभारी बनाए जा रहे हैं, इस अभियान के माध्यम से सभी तक पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी तय कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के अब बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 शुरू कर चुकी है। देखना है कि इसका लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना मिल पाता है। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार इस बार चैत्र नवरात्रि पर पूरे यूपी में विशेष पूजा पाठ कराएगी। योगी सरकार की ओर से नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी जागरण और भजन का आयोजन कराया जाएगा। साथ ही झांकियां भी निकाली जाएंगी और रामनवमी पर रामचरितमानस का पाठ भी कराया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार सभी जिलों के डीएम को 1-1 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। इन कार्यक्रमों में महिलाएं और छात्राएं विशेष रूप से हिस्सा लेंगी। वहीं प्रदेश के सभी कमिश्नर और डीएम को इस संबंध में दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं। देखिए, कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, भगवान श्री राम की लीला स्थली भी है, अगर श्री रामचरितमानस से जुड़ा हुआ कोई भी अनुष्ठान होता है तो वह अपने आप में स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और जगत जननी जगदम्बे माता विंध्यवासिनी का यह त्रिकुट जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वहाँ अष्टभुजा माता हो, चाहे काली खो हो और चाहे माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर हो, और भी उत्तर प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं और माता जी को जगत जननी माना जाता है। और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई ना सवाल की जरूरत है और ना किसी जवाब की जरूरत है। इतना ही कहूंगा, जय श्री राम, जय माता दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, उत्तर प्रदेश की सरकार नवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा पाठ कराने वाली है। जी, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी देवेंद्र जी, मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे पावन भूमि अयोध्या है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जो नवरात्र हो, चाहे चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, आयोजन करती रहती है। अब की बार विशेष तौर से क्योंकि रामचरितमानस को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कटाक्ष किए गए, एक माहौल यहाँ तैयार किया गया है। तो ऐसे में जो सनातनी आस्था को और मजबूत करना है, क्योंकि नवरात्र से लेकर और जो सप्तमी नवमी है, इनमें कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ सभी डीएम, कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश कर दिया है कि शारदीय जो चैत्र नवरात्र है इसमें झांकियां निकाली जाएंगी रामनवमी के अवसर पर, और इस दौरान जागरण भी होंगे और तमाम पूजा कार्य होंगे। सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए का धन आवंटन भी कर दिया गया है ताकि कार्यक्रम ना हो और जो वित्त पोषण होता है वो भी बना रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भगवान राम की जो जन्म स्थली और पावन भूमि उत्तर प्रदेश की अयोध्या, उसको और मजबूत करना है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण बहुत ही करीब पूरा होने वाला है। तो ऐसे में जो आयोजन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसमें जो धार्मिक आस्था है उसको मजबूत करना है। और सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य इस चैत्र नवरात्र में यह है मातृशक्ति को प्रदर्शित करना। इस कार्यक्रम में सब दिशा निर्देश दिए गए हैं। महिला बाल विकास विभाग और अन्य विभागों से जुड़ी हुई महिलाओं को इसमें जो भागीदारी समान रूप से दी जाएगी और इसमें बालिकाओं यानी छात्राओं की जो भूमिका रहेगी, जो झांकियां रहेंगी, उसमें शामिल की जाएगी। तो भव्य तरीके से सभी जिलों में कार्यक्रम हो, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग भी उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसके द्वारा की जाएगी कि किन जिलों में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं। और यह भी जवाब दिया जाएगा विपक्ष को कि सरकार के द्वारा कि जो सनातनी लोग हैं वो किसी भी तरीके से अपने धर्म ग्रंथों की जो अवहेलना है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि चैत्र नवरात्र के अवसर पर सभी जगह रामचरितमानस पाठ भी किया जाए और जागरण भी आयोजित किया जाए, जिसमें जो मातृशक्ति है, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, चाहे भवानी हो, सभी की पूजा अर्चना की जाएगी। तो मातृशक्ति से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है चैत्र नवरात्र, और इसमें सरकार सनातनी जो परंपरा है, जो आस्था है, विश्वास, उसको दृढ़ संकल्पित करने को लेकर आम जनता के संदेश देना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कट्टर हिंदूवादी छवि भी रखते हैं, सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी अधार्मिक मानसिकता यहाँ विचलित ना हो पाए और उसको संकुचित करने के साथ ही यहाँ पर सनातनी व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर इस बार ये जो चैत्र नवरात्र में जो कार्यक्रम रखा गया है उसका एक अंग है। और इससे जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदू आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आस्था मजबूत होगी। और यह भी माना जा रहा है कि ये 2023 में जो संभावित निकाय चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसमें ये दिखाना है कि योगी आदित्यनाथ की जो वचन है या जो उनके भाषण है वो हिंदू राष्ट्र हो या फिर यहाँ पर जो हिंदुत्व सनातनी व्यवस्था है उसको मजबूत करने को लेकर हमेशा दृढ़ संकल्पित रहेंगे। चाहे वो जो शिवरात्रि में हो या फिर जो सावन के माह में जो कांवड़िए हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा रही हो या कुंभ मेले का महा आयोजन हो, उस दौरान भी भारी व्यवस्था करना हो। और अब चैत्र नवरात्र में यह विशेष कार्यक्रम ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म आस्था से जुड़े बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए इस तरीके के सभी जिलों पर आयोजन कर रहे हैं। हालांकि यह भी नहीं नकारा जाता है, चाहे किसी भी धर्म के कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें पूरी सहभागिता रखते हैं और कानून की दृष्टि से पूरी वहां पर संजीदगी से उसका पालन कराते हैं। और इसके साथ ही जो भी जो वो सरकार की तरफ से मदद होती है उन कार्यक्रमों में की जाती है, चाहे हिंदू धर्म के साथ ही चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों या फिर सिख ईसाई हो या फिर बौद्ध हो, जैनिज्म हो, सभी के जो भी धार्मिक पर्व होते हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ दिशा निर्देश करते हैं कि सभी जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं उनके त्योहारों को धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत राव, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार चैत्र नवरात्रि में विशेष पूजा पाठ करने की योजना बना रही है। जिले के डीएम को 1-1 लाख रुपए इसके लिए भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत राव। तो 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।